हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, पीटीआई के मजीद लोगों को 9 मई के हवाले से जो सजाएं हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और ज़िमनी इलेक्शंस की अपडेट्स भी आपको देंगे। इसके साथ साथ मिस्टर ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के हवाले से जो अफवाहें थी, मजीद उसमें क्या डेवलपमेंट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन टॉप पे फील्ड मार्शल अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो खिताब कर रहे हैं, जो खिताब इन्होंने कहा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स अपनी शेयर की है, वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, पीटीआई के मजीद लोगों को भी सजाएं सुना दी गई हैं। आज क्या फैसला आया है उसके हवाले से प्लीज शेयर कीजिए। बस वो तो अब फैसले आते जा रहे हैं। सवा 2 साल, 2.5 साल हो गए इस केस को। मेरा ख़्याल है कि 2 हफ़्ते में तमाम सूरत-हाल क्लियर हो गई थी। कौन-कौन शामिल है, कौन-कौन नहीं है। लेकिन ये है कि एक आइनी प्रोसेस है, ट्रायल्स हैं, ट्रू। अदालत का एक सिस्टम है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में जो है वो सज़ाएँ सुनाई हैं। आज का जो फ़ैसला है उसमें दर्जनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कुछ बरी हुए हैं। अच्छा, यहाँ पहले बरी वाले की बात कर लेते हैं कि जी। शाह महमूद कुरैशी लाहौर के भी 2 मुकदमात में बरी हो गए। अच्छा, आज मजीद उन्होंने फैसले हाँ आ जी, गए हैं। तकरीबन बरी होने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है और वो हर जगह से बरी हो रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है इनका कि इनको सारे केसेस में जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है, या उनके बेटे को भी? हो सकता है वो मासूम हों, इनोसेंट हों। हो सकता है जब 9 मई की प्लानिंग चल रही हो तो उन्होंने दिल ही दिल में बुरा कह रहे हों 9 मई को। उसकी बेसिस पे हो सकता बरी हो है गए हैं। वो उन्होंने उस वक़्त कता ताल्लुकी कर रखी हो। अगर 9 मई को, पॉइंट। सानिया 9 मई 2023 को शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के रहनुमा थे, तो कैसे मुमकिन है कि उनको सारी सूरत-ए-हाल का ना पता और सारी प्लानिंग का वो हिस्सा ना हो? कैसे मुमकिन है? मुअज़्ज़ज़ अदालतों से माज़रत के साथ कैसे मुमकिन है? शवाहिद नहीं मिले होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी से ही पूछ लें कि आप क्या प्लान किया था आपने शाह शाह साहब? कोई दम तो शाह साहब ने किया होगा ना? यकदम नहीं किया होगा, लेकिन पीर साहब हैं वो। उनके बेटे का भी बताइए, क्या डिसीजन मैं आए वही हैं? तो ये देखें ना, वो भी ये आप भी कभी ज़िंदगी में कुछ बता दें, आप तो अपनी बातें जो है ना वो दिल में लेके चली जाती हैं घर वापस। मैं आपसे पूछ लेता हूँ नहीं कि मेरा। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और उनकी साहबज़ादी जो हैं, जो भी वो कुरैशी हैं खातून, ये तीनों जो हैं 9 मई 2023 को क्या पीटीआई का हिस्सा नहीं थे? क्या शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले 3-4 नंबरों के लीडर्स में इनका शुमार नहीं होता था? क्या वो जो ज़ूम मीटिंग्स समान पार्क से कंडक्ट की जाती थीं, उन मीटिंग्स में शाह महमूद कुरैशी मौजूद नहीं होते थे? ज़ैन कुरैशी जो है वो किसी प्लानिंग में शामिल नहीं थे? ये है नहीं, ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल हैं जिनको 10-10 साल सज़ाएँ हो रही हैं, ये उनके सवाल हैं। ठीक। ये अच्छा, उनके उनके सवाल सवाल हैं। हैं। जी, जी, मतलब दे आर रेजिंग क्वेश्चंस अगेंस्ट ये हिम। असीरों ठीक। के दिल की फरियाद है, जो हम एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए और अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए उनकी ये फरियाद जो है, वो आम लोगों तक और इदारों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक। ये फरियाद ये है कि ये जो बरी होने वाले किरदार हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, ज़ैन कुरैशी हैं और बाकी भी जितने बरी होने वाले ख़याल कास्त्रो हैं। ख़याल कास्त्रो जो पंजाब असेंबली में जो हंगामा हुआ था, जो लोग तशद्दुद कर रहे थे दूसरी पार्टी के एमपीज़ पर, उनमें ख़याल कास्त्रो सर-ए-फ़हरिस्त थे, पता है आपको? जब फ़याज़ुल हसन जो आन ठुड्डे मारा था ना पिंक शर्ट पहन के, आपको याद होगा, तो उनके बाद ख़याल कास्त्रो थे और जो उस वक़्त के वो कायम मक़ाम स्पीकर के जो लंबे-लंबे बाल, वो याद करें आपको वो जो मज़ारी थे वो डिप्टी स्पीकर, उनके लंबे-लंबे बाल जो खींचने वाला शख़्स था, वो कौन था? तो जो शख़्स असेंबली के ईवान के अंदर बेकाबू था और वो ठुड्डे मार रहा था मुखालफों को और उन पे हमलावर हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी मुअत्तल रही रुकनीयत पंजाब असेंबली की।
वो शख्स 9 मई को पीटीआई का रहनुमा था, मगर वो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं था। वो उस वक़्त आराम से कहीं जो है ना वो इबादत कर रहा था, एक्सेप्शनल केस हो गया ना कि ठीक है? बीइंग पार्ट ऑफ द चलें, पीटीआई। खैर कोई नहीं। वक़्त जो है ना वो बड़ी ज़ालिम चीज़ है, वो बता देगा कि क्या हुआ है। ये बरी होने वाले जो हैं ना, ये किस शर्त पे प्यार की बाज़ी इनके साथ खेली जा रही है। लेकिन चले ऑन द अदर साइड आप ये देखें ना कि बाकी पीटीआई मेंबर्स जो हैं उनको सजाएं भी सुना दी गई हैं, मजीद जो है उनको भी, तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा वो उनमें उन कौन कौन आते हैं? उनमें वो जो है ना आलिया हमज़ा, जी। वो दोबारा बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने सज़ा पाई है। बड़ी जद्दोजहद के बाद सज़ा पाई है उन्होंने, बड़ी कोशिश कर रही थी कि उन्हें सज़ा हो जाए। क्योंकि वो जब से उनकी ज़मानत हुई है और कभी वो अडयाला के बाहर पहुँच जाती थी, कभी वो जो है ना वो कहीं खड़ी होके वो उन्हें बड़ा शौक है। लीडर है बहुत बड़ी वो, बड़ा शौक है उनको लीडर बनने का। तो अब उनको 5 साल सज़ा हो गई है। सनम जावेद जो है, सेम केस, उनकी भी ज़ुबान बंदी मैंने कभी देखी नहीं है, वो रुकती नहीं है, ना बोलने में, ना जो है ना वो अपनी उन सरगर्मियों में। तो उनको 5 साल हो गई है। ये लाहौर के जो 2 मुकदमे हैं इसमें मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साबिक़ गवर्नर पंजाब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी को 10-10 साल कैद हो। आयशा भुट्टा जो हैं, इनकी एक रहनुमा है, उनको जिना हाउस के करीब गाड़ियाँ जलाने पर, ये जो है ना उसके बाहर का वाक़या है। राहत बेकरी के बाहर का वाक़या है। कैंट। ये वो वाला केस है कैंट में, राहत बेकरी के बाहर जो है ना गाड़ियाँ जलाने और थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात हैं दोनों। अच्छा, थाने को ही आग लगा दी इन्होंने। उसके बाद दोनों केसेज़ में जो है ना यास्मीन राशिद 10-10 साल, दोनों केसेज़ में। और उमर सरफराज चीमा जो हैं उनको दोनों केसेज़ में 10-10 साल। सनम जावेद और आलिया हमज़ा को 5 साल कैद। वो जो मैंने आपको पहले बताया, एजाज़ चौधरी, उमर सरफराज, डॉक्टर यास्मीन। उसके बाद आयशा भुट्टा को 10 साल और थाना शादमान जलावरा के मुकदमे में 12 लोगों को बरी किया गया। 25 मुल्ज़मान का को ट्रायल का सामना रहा और वो ट्रायल भुगतते रहे। राहत बेकरी के बाद जलावरा के मुकदमे में जिन मुल्ज़मान को बरी किया गया उनमें शाह महमूद कुरैशी है, खातून है सादिया, उसके बाद तस्लीम है, इब्रार अमजद है, फैसल है और जमील है, जिनको बरी किया गया। इसके इन अलावा सबको किस बेस पे कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स बेस पे, या ये कोई सबूत नहीं मिले स्पोर्ट्स हैं? बेस पे ना। तो है हाँ, एक्स्ट्रा मैक्स। हाँ। कासिम, ज़ैन है, अली हसन है, बिलाल है, वजाहत है, इनको 2-2 साल कैद। ठीक है जी। और इसमें एक किरदार मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बानी पीटीआई का सिक्योरिटी गार्ड था, हाफ़िज़ रशीद, इसको 10 साल हुई है। अब आप कहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो ऐਵੇਂ बस लोगों ने कर दिया, तो आपका सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे क्या कर रहा था? ज़िले शाह वाला जो वाक़या है ना, ये उसी तरह का मामला है। ज़िले शाह का हुआ तो कत्ल ही ना, अब वो किसने किया? वो उसको मंज़र-ए-आम पे आना चाहिए, कितना अच्छा हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसको सीसीडी के हवाले किया जाए। जिसने ज़िले शाह जैसा मासूम आदमी जो है बेचारा, वो दरवेश करैक्टर था, उसको मार दिया इन्होंने। इधर भी इन्होंने जो है ना 1-2 बंदे कत्ल करवाए जिनाह उसके बाहर और वो बड़ी प्लानिंग के साथ करवाए और उनमें करवाने वालों में एक किरदार अब इश्तिहारिया मफरूर है। अच्छा, उसके बाद अदालत ने कमसिन मुल्ज़मान में फैज़ान जावेद, शाहिद बेग, अवैस सरदार और तैयब को भी बरी किया। ये बच्चे हैं। इनको शायद एक कम उम्री का मार्जिन देके और उनका एक करियर और उनका जो है ना एक फ्यूचर उसको मद्देनज़र रखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है इनको बरी किया। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। अब ये है कि अबूरी ज़मानतें कोई नहीं हो रही। उमर अय्यूब की भी दरख़्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और मेरे ख़्याल में अहमद ख़ान बछड़ के साथ भी कुछ इस तरह का मामला है, जो अपोज़िशन लीडर थे। इस वक़्त जो है तमाम तर ओहदे इनके खाली हो गए हैं। वो आप सेनेट में ले लें, अपोज़िशन लीडर का ओहदा, कौमी असम्बली में ले लें अपोज़िशन लीडर का ओहदा, पार्लिमानी जो इनकी कमेटीज़ हैं, उनके जो सरबराहान हैं और वो तमाम ओहदे अब इन्होंने
डिसाइड करना है और उन ईवानों के जो सेक्रेटरीज और स्पीकर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट करनी है नए नामों के साथ कि हम फ़लाँ-फ़लाँ को अच्छा अब नए नामों की मंज़ूरी भी अडयाला से आनी है, ज़ाहिर-सी बात है कि कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर उमर अयूब की जगह पे कौन होगा, वो फ़ैसला इमरान खान करेंगे और इसी तरह शिबली फ़राज़ की जगह पे सेनेट में अपोज़िशन लीडर कौन होगा, ये फ़ैसला भी अडयाला से आएगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अभी वक़्त दरकार है और ये कंसेक्युटिव जो है अब फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और कुछ किरदार जो हैं वो तमाम तर पर्चों में उनको सज़ाएँ हो रही हैं। अब ये किसी कानूनी माहिर से हमें समझना होगा कि यास्मीन राशिद को तो तकरीबन ये चौथे, 5वें मुकदमे में सज़ा हो रही है, तो 10-10 साल। तो इसका मतलब है कि वो तो कुछ 30-40 साल सज़ा को पहुँच चुकी होंगी। या महमूद रशीद की सज़ा भी मुझे इसी तरह की सज़ा लग रही है। उमर अयूब की सज़ा भी इसी तरह की लग रही है, ज़रताज गुल की सज़ा इसी तरह की सज़ा लग रही है और ये को मल्टीप्लाई हो रही हैं सज़ाएँ। तो इस पे भी जो है मैं चाहता हूँ कि एक डिटेल जो है हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स से दरख्वास्त हम करेंगे कि हमें एक डाटा ये मुहैया करें ताकि हम अपने नाज़रीन को ये बता सकें कि किस-किस लीडर को जो है अब तक क्या स्कोर क्या है, वो कितने सालों तक पहुँच चुका है। लेकिन सर आपको लगता है कि ये जो सज़ाएँ सुना दी गई हैं अदलिया की जानिब से, मज़ीद अपील की तरफ ये लोग जाएँगे पीटीआई मेंबर्स जो हैं? अपील का हक तो उस शख्स को भी होता है जिसने सामने खड़े होके 10 बंदों का कत्ल किया होता है, उसको भी अपील का हक होता है। आपको क्या और लगता है? आखिरी वक़्त तक जो है उसे मुद्दई पार्टी की तरफ से माफ़ी की भी जो है वो कोशिश उसकी रहती है। मगर ये जो सूरत-ए-हाल है ये तो बहुत बड़ा मज़ाक बन जाएगा। अगर मुल्क में कानून है और कहीं कानून की बालादस्ती है और हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और अगर जो है हम ये चाहते हैं कि दोबारा कोई पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, पाकिस्तान पार्टी, कोई पार्टी हो, अगर कभी वो इक़्तिदार से दूर हो जाए और उसकी छुट्टी हो जाए और अगर वो एक पेज फट जाए, तो कभी भी कोई जुर्अत ना करे ऐसी हरकत करने का जो कि 9 मई वालों ने की। मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान जो हैं, कभी इस बात से कभी इनकारी हो सकते हैं कि 9 मई जो है ना, उसमें जो शामिल लोग हैं उन्होंने ज़्यादती की है, ठीक है? और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप गुंडा अनासर और जो है ना इस तरह के पहलवानों की और इस तरह के तशद्दुद पसंद अनासर की आप मदद हासिल करते हैं, लेकिन वो आपके प्लान, आपकी हिकमत अमली, आपके ऑर्डर से कहीं ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। व अगर वो नुकसान फिर जो नुकसान कर देते हैं, उसको भुगतना आपने होता है। तो मेबी इस हद तक इमरान खान ना चाह रहे हों 9 मई करना, जिस वो को साढ़े 8 मई तक के हक में हो कि साढ़े 8 हो जाए, पौने 9 हो जाए, 9 ना हो जाए। वो 9 हो गया ना, 9 तो खौफ़नाक खेल खेला गया और मेबी इमरान खान इतना नुकसान करने के और इस हद तक आगे जाने के उसमें ना हों। तो ये शाह से ज़्यादा जो वफ़ादार हैं, उन्होंने ये सब किया और आज वो भुगत रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि एंड ऑफ अगस्त तक मेरा मुझे लग रहा है कि इन तमाम केसेज़ का फ़ैसला आ जाएगा 9 मई में, जिसमें अभी बड़े-बड़े नाम बाकी हैं, लेट्स सी लेकिन इंक्लूडिंग बानी पीटीआई। ठीक है। लेकिन सर अब जो सीट्स इनके हाथ से निकल गई है, मज़ीद जो फैसले आए हैं, मिस उसके वो बाद हाँ, वो तो ज़िमनी ज़िमनी इंतख़ाब इंतखाब की उसकी तरफ तैयारी चलते शुरू हैं। हो गई। अब ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं, उसके उस हवाले से अपडेट्स दीजिए। उसकी मिस उसमें ये है कि देखें, उसमें तो अब तैयारियों का आलम ये है कि जब आप ये सवाल कर रही हैं, इस वक़्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ मरी में मौजूद हैं इस वक़्त। ज़बरदस्त। और पहले तो जब आपने मुझसे पूछा थोड़ी देर पहले तो मुझे यूँ लगा कि पता नहीं जाती उम्रा की लाइट ना आ रही हो, अब्स का मौसम है। तो वो इस वजह से उधर चले गए हों मीटिंग करने। फिर मैंने जब चेक किया तो लाइट का कोई इश्यू नहीं है। फिर व्हाई लाइट मरी? लाइट वहाँ का मसला ही नहीं है। वो मियाँ नवाज़ शरीफ पहले से मौजूद थे मरी में और वहाँ पे वो अपने दोस्त अहबाब से मिलते रहते हैं। वो एक पुरफ़िज़ा मुकाम है और क्या मरी, क्या लाहौर, क्या लंदन, क्या पाकिस्तान, तो वो उनके लिए तो इश्यू नहीं है। तो वो जब दिल चाहता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जाके बैठते हैं। उन्हें बड़ा पसंद है मरी का मौसम। तो वो जो है वहाँ पे मौजूद हैं और जो और भी इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं वहाँ पे। लेकिन ये वाला जो आपका सवाल है ये जो खाली हो रही हैं सीट्स कौमी असम्बली की, राइट, सूबाई असम्बलीज़ की, सेनेट की, उन पे इंतख़ाब के हवाले से ज़ाहिर है कि 60 दिन का एक आइनी प्रोसेस है, उसके अंदर-अंदर आपने शेड्यूल देना है इलेक्शन बिल्कुल कमीशन देना है। ने।
और उससे पहले इनको नाअहल करार देना है, तो उस पे मुशावरत शुरू हो गई है कि नून लीग से टिकट्स किसको देनी है, कहाँ-कहाँ अलायंस होगा, कहाँ-कहाँ इत्तेहाद होगा, कहाँ-कहाँ खुद लड़ा जाएगा। तो ये जो है क्योंकि आगे नॉमिनेशन फ़ाइल करने का मरहला शुरू हो रहा है। और पीपीपी जो है तो वो ज़ाहिर है, जो अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी मुस्लिम लीग नून पीटीआई के इत्तेहाद से तो नहीं लड़ेगी इलेक्शन। अगर हुँ, कहीं न कहीं अलायंस हुआ भी किसी हलके में, तो पीपल्स पार्टी के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक मुस्लिम नई लीग नस्ल देखने को मिल सकती है? टसल मतलब जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, सीट्स की जगह रिप्लेसमेंट होने लगेंगी, तो आपको लगता है कि कोई नहीं, असल में ना ये कुछ जनरल इलेक्शन तो है कोई नहीं, जिसमें कोई अपसेट का जो है ना वो खौफ होता है और कोई जिसको कहते हैं कि ज़िद कर लेता है, कोई कैंडिडेट, कोई राइट, वेर जाता है कि राइट, आपने कह दिया कि नहीं मैंने फलाँ हलका मैंने ही लड़ना है और आपके सामने जो है ना वो दूसरा आ गया, वो जी, उसी पार्टी का कोई लीडर या कारकुन वो कहता है नहीं जी मैं लड़ना है। यहाँ इस बिल्कुल। तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है, यहाँ बादशाह सलामत ने जिसके नाम पे टिक कर देना, वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। क्योंकि ये मोस्टली हुकूमत का और हुकूमती इत्तेहाद का जीता हुआ इलेक्शन है, मोस्टली, ठीक है? इसमें अपोज़िशन पार्टी का जीत जाना हमेशा अपसेट करार पाता है, कि बहुत बड़ा अपसेट हो गया। तो यानी कि वो जो एक अगर रेट की बात करें कि तो हुकूमती पार्टी फ़ेवरेट है ज़िमनी इंतखाब तो में। ऑलरेडी इनके फ़ेवर में जा चुकी है ज़ाहिर वो। है, ठीक, ज़ाहिर है। उसमें ज़बरदस्त, देखें ना कि ठीक हो आप गया। हुकूमत में हैं, पूरी जी, मशीनरी आपने यूज़ करनी ही करनी है, आप जो मर्ज़ी कह लें। पीटीआई के दौर में जब ज़िमनी इंतखाब होता था, तो पीटीआई की हुकूमत वो सारे जो है हथकंडे और सारे लवाज़मात वो पूरे करती थी, पूरी मशीनरी यूज़ होती थी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में अगर ज़िमनी इंतखाब होता है, तो वो अब हुकूमत तो पूरा फ़ायदा उठाती है उसका। तो आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, तो पंजाब में जो इलेक्शन होगा, तो वो तो हिलने नहीं देंगे। तो राइट। मरियम नवाज़ जो हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि पंजाब की ज़िमनी इंतखाब में कोई सीट जो है वो पीटीआई जीत जाए। अच्छा, ऊपर आप चली जाएँ, तो कौमी असम्बली की कोई सीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मियाँ नवाज़ शरीफ कैसे अफ़ोर्ड करेंगे और बर्दाश्त करेंगे कि कोई पीटीआई जो है ना दोबारा अपनी सीट रिकवर कर ले और वापस ले ले। कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि कैम्पेन्स किसने करनी है? पीटीआई जो है ना, पीटीआई की मोस्टली लीडरशिप तो जेलों में है या जेलों की दहलीज़ पर है। तो कौन उनकी कैंपेन करेगा? उनके जलसे किसने करने हैं? उनकी इलेक्शन डे जो है, उसको किसने लड़ना है इनके साथ, हुकूमत के साथ? वोटर किसने निकालना है? पैसा किसने लगाना है? और इनके साथ जो है वो मुकाबला कैसे करना है? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल इलेक्शन। हाँ, डिपेंड करता है कि क्या पीटीआई ज़िमनी इंतखाब में उतरेगी या बायकॉट कर देगी? क्या करेगी? उतरेगी तो वो इस इलेक्शन को, इस ज़िमनी इंतखाब को, इस सारे प्रोसेस को वो वेट कर देगी और अगर नहीं उतरेगी तो उन्हें वॉकओवर मिल जाएगा। एक आसान अदब मिल जाएगा, कोई आज़ाद-वज़ूद इधर खड़े कर दिए जाएँगे, जिनका ढाई ढाई हज़ार वोट निकलेगा, उनको जो 80,000 वोट की लीड से शिकस्त दे दी जाएगी। ठीक, ठीक। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अलबत्ता ये है कि ज़िमनी इंतखाब का मौसम जो है वो आ रहा है। तो अब तैयारियाँ मैं शुरू हैं तैयारियाँ और शुरू लेट्स सी कौन हैं। नॉमिनेट होता बिल्कुल, है। मैं तो कहता हूँ कि हरीपुर वाला इलेक्शन उमर अय्यूब वाला आप कवर करने जाएँ वहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है। उधर आप जाएँ, एबटाबाद में हरीपुर और पुरफ़िज़ा मुकाम है, इलेक्शन डे कवर करें और आके फिर आप रिपोर्ट करें कि इलेक्शन फेयर हुआ था, फॉर्म 45 नहीं था, 47 नहीं था। आप आके अगर बराह रास्त उसको कवर करके, मुझे बड़ी खुशी, इस्लामाबाद का कोई हल्का आपको कवर कर कौन-सा लें। फ़ॉर्म पसंद है? ये तो मैंने आपको हर शो में बताया है, अब दोबारा रिपीट कर दें। मुझे मल्टी फॉर्म पसंद है, बहुत। ठीक, हुँ। ठीक। चलिए कोई बात नहीं, जी। उसका फ़ीडबैक भी मैं आपसे लूँगी। जी, जी। लेकिन सर, मिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, हमने लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि इनकी रेज़िग्नेशन की कुछ र्यूमर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, आप प्लीज़ बताइए? अच्छा नहीं, हमने बड़ा खुल के ख्वाजा आसिफ पे बात की थी। जो है ना कोई वीकेंड पे सैटरडे संडे में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई नहीं है एंटी करप्शन की तरफ से या कोई चीज़ ऐसी निकाली नहीं गई कि इकबाल संघेड़ा जो हैं एडीसीआर सियालकोट उनसे कोई मज़ीद कोई चीज़ें निकल आई हों। वही वो 17 करोड़ की रिकवरी में से 13 करोड़ और उसमें जो है एक रोलेक्स घड़ी, एक टोयोटा लैंड ट्रू। क्रूज़र टाइप चीज़ें रिकवर हुई। अच्छा, उसमें ये था कि एक वावेला शुरू कर दिया गया कि ख्वाजा आसिफ का वो फ्रंटमैन था और फलाँ। यार आप 17 करोड़ वाले के पीछे पड़ गए, मैं कहा आप 17 रुपए वाले के पीछे भी पड़ जाएँ, वो मलक रियाज़ की भी बात कर लिया करें।
अरबों वाले का जो है ना वो आप ज़िक्र नहीं करते और एक जो है ना वो करोड़ों वाले का जो है ना इस वक़्त पूरे मीडिया पे एक राइट। वावेला है और कोई रिज़ाइन नहीं किया। मेरा ख़्याल है ख्वाजा आसिफ़ ने इस्लामाबाद पहुँच गए होंगे और उन्होंने अपना ऑफ़िस सँभाल लिया होगा वज़ारत दिफ़ा का और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया मामूल है। के मुताबिक। और अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई एक सिंगल इस तरह का कोई सबूत, कोई इस तरह का के शवाहिद नहीं मिले इन्वेस्टिगेशन को जिसमें कि ख्वाजा आसिफ का कोई रोल साबित होता हो, कोई रोल साबित होता हो। अच्छा, सिर्फ आपने सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी तरबियत इस तरह की हो गई कि आपने गालियाँ ही देनी है लोगों को और वो जो है ना आपका काम है मगर कोई हक़ाइक़ पे मबनी बात कर लें। हमने तो कहा है कि बावजूद इसके कि चाहे 1 माह बाद, 1 साल बाद, 1 अशरे बाद ख्वाजा आसिफ का इस केस में कोई रोल ना निकले, लेकिन उस हमने ये कहा है कि अगर उन पे इल्ज़ाम लग रहा है तो उनको कुछ अरसे के लिए अपने ऑफ़िस को ताला लगा देना चाहिए, किसी और को सौंप देना चाहिए कि पहले जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन करें और तयन करें इस बात का कि इसमें कौन इन्वॉल्व है या इस शख्स की, इस डाकू की पुश्तपनाही जो है वो कौन कर रहा था, किसने की है। राइट। तो अगर ये साबित नहीं होता तो आप अपना ऑफिस वापस संभाल लें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो खैर ये तो उनका अपना फैसला है ख्वाजा आसिफ का। अलबत्ता ये है कि एक तासुर देने की शुरू में ये कोशिश की गई कि ख्वाजा आसिफ जो है ना उसकी वजह से नाराज़ थे और ख्वाजा आसिफ को एतमाद में नहीं लिया गया और ख्वाजा आसिफ जो है ना वो इस सारे जोड़-तोड़, लेन-देन और इसमें शामिल थे। इससे पहले एक करैक्टर जो फैसलाबाद से वो जो फेस्को के एक्स वो चीफ थे कोई साहब, वो जो पकड़े गए जिनका कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जहाँ पे गैर मुल्की जो है मिस्टर वो मलिक एहसन। समथिंग हाँ जी। वो जो थे। तो वो जो डाकू साहब हैं, उनको जोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया राना सनाउल्लाह के साथ। अब मैं बार-बार एक बात करता हूँ, देखें ये इसी मुआशरे के नासूर हैं, ये लोग ना। तो बाज़-औक़ात होता है कि ये कर रहे होते हैं, ये चोरी-चकारी भी कर रहे होते हैं, डाका भी मार रहे होते हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे होते हैं। ये जो है ना एक इनकी हैसियत मुआशरे में एक नासूर की सी होती है, मगर ये इस मुल्क के, इस शहर के इन जो है वो सूबों के अंदर और यहाँ के बासी भी हैं और अब ये इनका ताल्लुक किसी न किसी हलके से भी होता है। उस हलके का कोई ना कोई सियासतदान भी होता है। उस सियासतदान को इन्वेस्टर चाहिए होता है, उसको बिल्कुल। एटीएम चाहिए होता है, उसको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं पॉइंट। जिनको पैसा खर्च करते हुए तकलीफ ना हो, जिसने हक हलाल की रोज़ी कमानी है, जिसने पूरा टैक्स देना है, जिसने कोई चोरी नहीं करनी, जिसने डाका नहीं मारना, वो क्यों राना सनाउल्लाह के इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा और ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा? वो क्यों इमरान खान के इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा? ठीक। मलक रियाज़ अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा इमरान खान पे, तो उनने पूरे नहीं करने। नहीं, कॉम्पेंसेशन नहीं, या कुछ इमरान ऐसा खान कोई। मलक रियाज़ का मामा लगता है। मलक रियाज़ इमरान खान के इलेक्शन पे क्यों पैसा खर्च करेगा? क्यों जो है ना वो मोहसिन बेग के कहने पे अरबों रुपया जो है ना वो उसको देगा इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने जहाज़ क्यों भेजेगा? देयर इज़ नो सच क्यों थिंग लाइक भेजेगा? फ्री लंच। ये गिव एंड टेक है। जी। गिव एंड टेक है ना, इसमें इसमें चीखें मारने की क्या ज़रूरत है? वावेला करने की क्या ज़रूरत है? क्या ये इधर पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर नहीं है बड़े-बड़े बुकीज़ जो इलेक्शन लड़ते हैं नून लीग के लोगों के और उन्हीं हलकों से फिर पीटीआई के इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने पैसा नहीं लगाया उन बुकियों ने, तो उन्होंने पूरा कहाँ से करना है? करवा के दिखाओ ना रेड। आपकी हुकूमत आ जाए, तो उनके तो माँ-बाप की हुकूमत आ गई, जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट तो तर गई। अब उन्होंने जुआ करवाना 5 टाइम, पहले करवाते थे 2 टाइम। पहले करवाते थे 4 पॉइंट पे, अब करवाएंगे 400 पॉइंट पे जुआ। पुलिस पकड़ के दिखाए, उनको रेड करके दिखाए ना। आप काने हो जाते हैं ना। ना करें ना। जब आप इलेक्शन में आपको 200 गाड़ी चाहिए, आपको करोड़ों रुपया चाहिए, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए, तो उस इन्वेस्टर की छानबीन भी तो पहले कर लें कि यह कौन है? है कौन? अच्छा, उस पे संगाड़े पे इल्ज़ाम ये है कि वो आरओबी था इस हलके का। अच्छा, इसलिए चीज़ों को जो है ना वो फिर मशकूक किया जाता है। फिर उडारों के साथ उसकी जो है ना वो जो दूसरे साहब हैं सीए वाले जो एप्लीकेंट है इस केस में, सीए बैट वाले जो हैं, जी, तो बिल्कुल। उनकी जो है वो तस्वीरें हैं उस्मान डार वगैरह फैमिली के साथ, उनसे मिलना-जुलना है। तो इसलिए ये सारी जो है ना गंद और तमाशा ये लगा रखा है आपने। तो उसको बिल्कुल थॉरोली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर नून लीग की हुकूमत में, मैं मान लेता हूँ बात, ख्वाजा आसिफ का फ्रंटमैन गिरफ्तार हो गया है, तो इसका मतलब है कि फिर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इसका मतलब है फिर कानून और आइन की बालादस्ती हो रही है। इसका मतलब है फिर क्रैकडाउन होने जा रहा है।
इसका मतलब है कि चीजें जहां से ऑपरेट होती नजर आ रही हैं वहां नहीं है, फिर चीजें असली जगह से ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। और अगर असली जगह से चीजें ऑपरेट होना शुरू हो गई तो ना कोई मलक रियाज बचेगा, ना कोई मलक संगेड़ा बचेगा। देखते हैं मज़ीद आगे क्या होता है। लेकिन सर फील्ड मार्शल की बात कर लेते हैं। अमेरिका में उन्होंने खिताब किया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। वो कैसा रहा? उसपे क्या बातें हुईं? कुछ अपडेट्स दीजिए। फील्ड मार्शल जो हैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वो हैं अमेरिका के दौरे पे हैं। और इस दौरे की जो है इंडिया में बड़ी धूम है। धूम है। और मोदी जो है पल पल की वो खबर ले रहा है कि कहाँ पे फील्ड मार्शल क्या बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और रात को भी नहीं सो रहा, क्योंकि टाइम का बड़ा फ़र्क है इंडिया और अमेरिका के टाइम में। तो उधर दिन उधर रात, उधर रात। सुबह को वैसे नहीं उसको राहुल गांधी नहीं सोने दे रहा, रात को फील्ड मार्शल नहीं सोने दे रहा। और इस तरह की सबसे ज़्यादा एक सफ़े मातम जो है इस दौरे के हवाले से वो भारत में बिछा हुआ है। और वहाँ पे सोग मनाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बदस्तूर बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे नरेंद्र मोदी को। तो इस दौरे के दौरान और इतला ये मिली है इसके बाद यूरोप भी जाना है फील्ड मार्शल ने। तो पहले भी जब वो गए तो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहाँ पे इंटरेक्शन किया, उनसे मुलाकातें की। ज़बरदस्त। और अब भी उन्होंने बाकायदा ये प्लान में रखा था कि उसी तरह जैसे ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान में और तमाम दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे बुलाया गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाया गया। और उनसे उन्होंने ख़िताब किया कि इसी तरह का एक ख़िताब जो है उसके मंदरजात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। प्लीज़ बताइए। और उन्होंने जो है इस ख़िताब में कहा है फील्ड मार्शल ने कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से ख़िताब मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। ये कहा है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज़्ज़त व वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत अपने आप को विश्वा गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं वो इंडिया के आपको मसाइल बता रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रा की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियाँ जो हैं उसमें शमूलियत आलमी सतह पे साबित हो चुकी है। बिल्कुल। और इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। ये ख़िताब फील्ड मार्शल जो हैं वो कर रहे हैं अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी है। हालिया भारतीय जारहियत जो शर्मनाक बहानों के साथ की गई ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को शहीद किया। इस भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दहाने पर ला खड़ा किया, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया है। पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेजी का पुरज़म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़ा को रोकने में कामयाबी हासिल की। ये वो गुफ्तगू है जो पाकिस्तान के मुतालिक और फील्ड मार्शल के मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दद मरतबा, दर्जनों मरतबा कर कर चुके हैं। चुके हैं। बेशक। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने पर बजिद है। ये रिपोर्ट है फील्ड मार्शल की। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। जैसा कि कायदे आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं और पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हमायत करता है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है और उधर सफ़े मातम है। ठीक है जी। फिर फील्ड मार्शल ने कहा कि इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। गजा में जारी नस्लकुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है जिसके आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुजम्मरात हैं। फील्ड मार्शल गजा को
नहीं भूले। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें जिसमें फितनत अल ख्वारिज शामिल हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरक हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज के साथ अकीदत और वाबस्तगी एक खुली हकीकत है। ये उनका बड़ा दबंग खताब है जबरदस्त वहां पे, स्पीच। और उन्होंने कहा कि नागहानी आफात की सूरत में भी बैरून मुल्क पाकिस्तान से पाकिस्तानी सबसे पहले इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे खुद साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर पशेमान ना हो। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कहा फील्ड मार्शल ने। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्को है। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के महाज पर भी पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है, जो माशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग देंगे। हमारी 64% जो नौजवान आबादी है बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है, जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगी। हमारी भारत के खिलाफ सफारती और सिक्योरिटी मैदान में हालिया कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत, कौम की इज्तमाही कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूर अंदेशी व इस्तकामत और हमारी बहादुर अफवाज की पेशा वराना महारत का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबाओ अजदाद की मीरास कायम रखते हुए एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। जबरदस्त। ये हैट्स ऑफ, जनाब हैट्स ऑफ टू फील्ड मार्शल का मिस्टर फील्ड खताब है। मार्शल। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उन्होंने किया, और इन दिनों जब उन्होंने ये खताब किया है, वैसे ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा, चूंकि अरूज पर अगस्त है। का महीना हाँ है जी। और वहाँ पे 14 अगस्त जो है पाकिस्तान में जैसे शायान शान मनाई जाती है, और वहाँ पे ये योम आज़ादी तो वहाँ भी शायद मार्का हक के नाम से मनाई जाए। और यकीनन। ये जो है 47 का जश्न अपनी जगह, ये 10 मई 2025 का जश्न भी होगा इंशाल्लाह मार के हक की तरह। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में आप देखिए कि किस तरह नरेंद्र मोदी जो उनका है वो रिस्पॉन्स जो चैन है। की नींद जो है वो सो सकते हैं, और किस तरह बीजेपी की हुकूमत जो है और राजनाथ जो है उसको कोई जीने देगा। और उधर जो है वो इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, आप नाम लेती जाएं, बेंगलोर से, नई दिल्ली से, मुंबई की सूरत हाल, बिहार की सूरत हाल नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रही। और ये हम सबके सामने है, ये वाज़ेह है। एनीवेज़ ऐसी जो मज़ीद हम कह सकते हैं कि ये सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिस्टर फील्ड मार्शल ने जो खिताब किया है, इंटरैक्ट किया है, वो ज़बरदस्त रहा है। और इसी तरह मज़ीद जो हमारी बॉन्डिंग है इंटरनेशनल लेवल पर वो स्ट्रॉन्ग भी हो, और जो हमारी सॉफ्ट इमेज है वो और मज़ीद जो है वो मैं कहती हूँ कि उभरती जाए, फ्लोरिश हो। Thank you, sir, for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.